नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल यूसीआई कराला लाइव पर। लास्ट क्लास में हमने सीखा था, टेंसेस से स्टार्ट हमने किया था और फर्स्ट टेंस हमने कंप्लीट किया था प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें हमने सीखा था कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या ये कहें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज कहां कहां होगा। आज हम उसके आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे और सीखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बोले तो प्रेजेंट टाइम का सेकंड टेंस, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम सीखेंगे कहां कहां या कब कब किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज हो। ध्यान से सुनिएगा, कब कब या कहां कहां किसी सेंटेंस को बनाने के लिए सिर्फ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही यूज हो, यानी कि फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का यूज ना हो, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में सिर्फ इज, एम या आर में से ही कोई एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगे। इस बात को बड़े ध्यान से समझ लेते हैं। मेरे कहने का साफ तौर पर मतलब सिर्फ यही है कि कब दिया गया सेंटेंस, कब दिया गया सेंटेंस, दिया गया सेंटेंस वर्ब की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में ही करेक्ट माना जाएगा। ये बहुत सिंपल सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पहला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कब कब होगा। सीधी सी बात है, हर टेंस का यूज, कोई भी टेंस हो चाहे, हर टेंस का यूज सेंटेंस बनाने के लिए होता है। तो ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जो केवल तब ही सही माने जाएंगे जब उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बनाएं, या दूसरे शब्दों में ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जो ग्रामेटिकली करेक्ट तब ही माने जाएंगे जब आप उन्हें इज या एम या आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एक हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद जो काम चल रहा है उसे आईएनजी में ही लिखें, तभी सही होंगे, अदरवाइज गलत। उसी के हिसाब से हमने फिर से इसे समझा, कब दिया गया कोई भी सेंटेंस जो दिया गया है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में ही करेक्ट माना जाएगा और कहीं करेक्ट नहीं माना जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं आपसे, मान लीजिए एक टर्म है एट द मोमेंट। एट द मोमेंट का मतलब इस क्षण, इस पल, ये आ गया मान लीजिए, और मैं आपको कहूं कि एट द मोमेंट, ये तीन शब्द हैं, इकट्ठे यूज होंगे। दुनिया का कोई भी सेंटेंस अगर इन तीनों शब्दों को अपने अंदर समाहित किए है, किसी भी सेंटेंस में अगर ये तीन शब्द आ गए, तो वो जो सेंटेंस होगा वो 12 टेंसेस टोटल होते हैं हमारे। टोटल जो 12 टेंसेस हैं, उन टोटल 12 टेंसेस में से ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एट द मोमेंट ये तीन शब्द जुड़े हुए आ गए, इकट्ठे आ गए, तो 12 में से एक अकेला टेंस ऐसा है जिसमें एट द मोमेंट का यूज किया जा सकता है। बाकी जो 11 बच गए उनमें से किसी में किया तो गलत मान लिया जाएगा। समझ लीजिए, यदि मैं कहूं एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट अगर सेंटेंस में है तो सेंटेंस यहां बना होना चाहिए। यहां बना होना चाहिए से मतलब इज एम आर तीनों, इज एम आर तीनों, इन तीनों में से तो कोई ना कोई एक होगी हेल्पिंग वर्ब। सिर्फ इन तीनों में से कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए। और जो काम चल रहा है, जो एक्शन क्रिया हो रही है, काम, वो आईएनजी में आना चाहिए, सेकंड, फर्स्ट या थर्ड फॉर्म में नहीं आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब क्या है, देख लीजिए। अगर मैंने कहा आई टीच एट द मोमेंट, ये सेंटेंस गलत, बहुत सिंपली बता रहा हूं, समझिएगा। आई टीच एट द मोमेंट, ये गलत है। क्यों गलत है? इसलिए गलत है कि एट द मोमेंट ने कसम खाई है। क्या कसम खाई है एट द मोमेंट ने? कि मैं जिस वाक्य में होऊंगा वो वाक्य में जो काम चल रहा है वो आईएनजी में चलेगा, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज या एम या आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब वहां पर होनी चाहिए। तो मैंने देखा एट द मोमेंट सेंटेंस में आ गया,
यहां पर ना तो इस दिखाई दे रहा, ना एम दिखाई दे रहा, ना आर दिखाई दे रहा, तीनों में से कोई भी एक दिखाई नहीं दे रहा। प्लस जो काम चलना चाहिए था, जो एक्शन, जो क्रिया होनी चाहिए थी वो आईएनजी में होनी चाहिए थी, यहां पर हो नहीं रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गलत है, ये वाला हिस्सा गलत है, क्योंकि टीच की जगह आपने दो चीजें लिखनी पड़ेगी, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। वो दो चीजों में एक चीज क्या है कि टीच फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी, थर्ड भी नहीं आएगी, और एससीएस वाली भी नहीं आएगी, आईएनजी आएगा। और आई के अकॉर्डिंग इज एम आर में से एम हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा, तो हम इसे पढ़ेंगे आई एम टीचिंग एट द मोमेंट, तब जाके ये सही होगा। ये सेंटेंस अभी फर्स्ट फॉर्म में था, गलत निकला। अगर मैं इसे कहूं आई हैव, और टीच की थर्ड फॉर्म हो गई टॉट, टीच टॉट टॉट, आई हैव टॉट एट दिस मोमेंट, आई हैव टॉट एट दिस मोमेंट। ये सेंटेंस भी गलत हो गया। कारण क्या है गलत का? कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, राइट नाउ ऐसा शब्द, दिस मोमेंट हो, द मोमेंट हो, ये आ गए, ये आ गए, ये शब्द आ गए, तो वो सेंटेंस इज एम आर आई एन जी के अलावा और कहीं नहीं बनेगा। क्या हमने इज एम आर आई एन जी बनाया? नहीं बनाया। हमने तो वो की थर्ड फॉर्म लगा दी। बात तो हुई थी आई एन जी लगाने की, क्योंकि एट दिस मोमेंट या एट द मोमेंट सेंटेंस में। हमने तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव लगा दिया। बात हुई थी इज एम आर लगाने की। सब्जेक्ट आई है, इसलिए इज और आर ना आकर के एम आता। तो ये दोनों शब्दों की जगह एक तो एम और एक टीचिंग आएगा, तब जाके सेंटेंस करेक्ट बनेगा। फिर से समझ लीजिए, अगर ये सेंटेंस होता आई विल टीच एट द मोमेंट, आई विल टीच एट द मोमेंट, ये सेंटेंस भी उतना ही इनकरेक्ट हो गया। कारण क्या है? विल टीच एट द मोमेंट, एट द मोमेंट ने कहा, कसम खाई कि मैं जिस सेंटेंस में होऊंगा वह सेंटेंस इज एम आर आई एन जी में बनेगा। हमने इज एम आर आई एन जी नहीं लगाई, तो इज एम आर आई एन जी लगाएंगे, तब जाकर के सेंटेंस करेक्ट बनेगा। ये यहां पर बात हुई। मेरे हिसाब से जो अब मैं आपको कन्वे करना चाह रहा था, मैसेज आप तक पहुंच गया। सीधी सी बात, कोई बकवास नहीं, कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस या इज एम आर आई एन जी का यूज किस किस सेंटेंस में होना चाहिए या होगा, और तभी सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। आप अपनी मर्जी से वर्ब की कोई भी फॉर्म लगा देंगे, गलत। इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब ना लगा करके वोज वर या हैज लगा देंगे, गलत हो जाएगा। तो ये हमें सीखना है कि कब कब ऐसा होगा कि दिया गया जो सेंटेंस है वो इज एम आर आई एन जी में ही सही माना जाएगा। तो समझते हैं इसके पूरे पोर्शंस को, पूरे पॉइंट्स को, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। ज्यादा डिटेल जो उसकी जरूरत है उसे बहुत डीप समझेंगे, और जिससे क्वेश्चन नहीं आते, आज तक नहीं आए, उस कॉन्सेप्ट की बात हम इसमें नहीं करेंगे, क्योंकि सबके पास लिमिटेड ही टाइम होता है। हमें कॉन्सेप्ट कराना है, ताकि आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो आपको बहुत आराम से चीजें समझ में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई सेंटेंस फिलहाल, यदि कोई सेंटेंस फिलहाल चल रहे एक्शन, फिलहाल चल रहे एक्शन मतलब टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन की बात करें, की बात करें, तो ऐसा, तो ऐसा सेंटेंस, तो ऐसा सेंटेंस वर्ब की, तो ऐसा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट में एस आदि में नहीं बनेगा। तो ऐसा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या एस फॉर्म में नहीं बनेगा, केवल, केवल V1 प्लस आई एन जी
में बनेगा, केवल फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बनेगा, और जिसके पहले उस वर्ब में आईएनजी वाली वर्ब जिसके पहले इज या एम या आर आएगा, उस वर्ब के पहले या तो इज या एम या आर आएगा। इज एम आर में से भी कोई चीज एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगी। तो ये पॉइंट आपको समझना है। यदि कोई सेंटेंस फिलहाल चल रहे एक्शन या फिर इसको हम कहते हैं टेम्परेरी एक्शन की बात करें, टेम्परेरी एक्शन जो फिलहाल चल रहा है, तो ऐसा सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड, एसएस में आदि में नहीं बनेगा, केवल आईएनजी में बनेगा, और आईएनजी के पहले इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाना है। अब टेम्परेरी एक्शन क्या है, सोचिए। हम सब ब्रीद इन करते हैं, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, क्या ये टेम्परेरी है हमारा? मतलब मान लीजिए 2 घंटे तो हमने ब्रीद इन कर लिया ऑक्सीजन को, उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन लेने लगे। तो इसमें यही एक चीज हमने देखनी है, अगर कोई सेंटेंस ऐसा एक्शन बताए जो टेम्परेरी है। टेम्परेरी का मतलब जैसा मैं आपको बता रहा हूं, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, हम पानी पीते हैं, ये सारे परमानेंट एक्शन है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, सन भी रिवॉल्व कर रहा है, सूर्य जो सन है उसका ईस्ट में उगना, वेस्ट में सेट होना, ये सारे परमानेंट एक्शंस हैं। लेकिन अगर बात करी जाए टेम्परेरी की, वो टेम्परेरी क्या हो सकता है? टेम्परेरी क्या हो सकता है? फिलहाल मैं पढ़ा रहा हूं, 2400 घंटे तो नहीं पढ़ाता रहता। फिलहाल पंखा बंद है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है या बारिश रुकी हुई है। तो परमानेंट एक्शन वो जो हमेशा ही होता रहता है। हर वीक रविवार आता है, हर महीने में 4 से 5 रविवार आते हैं, हर साल दिवाली आती है, ये परमानेंट एक्शंस। टेम्परेरी एक्शन ऐसा एक्शन जो फिलहाल जब मैं बोल रहा हूं तब हो रहा है, हमेशा नहीं होता। ऐसे एक्शन को हम टेम्परेरी एक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर सेंटेंस आए टेम्परेरी, फिलहाल चलने वाला, हमेशा ना चलने वाला, टेम्परेरी एक्शन, तो उसकी बात आप जब भी करेंगे आप उसे इस एमआरआईजी में ही बनाएंगे सेंटेंस को। दूसरे तरीके से इस पॉइंट को समझा जा सकता है, वो ये है, यदि किसी सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, या ऐसा कोई वर्ड हो, एट द मोमेंट या एट दिस टाइम, या मान लीजिए ऐसा कोई वर्ड आ गया जो आपको टेम्परेरी एक्शन बता रहा है, जैसे राइट नाउ, नाउ, एट द मोमेंट, या प्रेजेंटली, या करंटली, या दीज डेज, या नाउअडेज, ऐसा कोई वर्ड आ जाए, ये सभी वर्ड्स में अगर आप देखोगे तो एक चीज आप कॉमन पाओगे, वो क्या है कि ये अभी की बात कर रहे हैं। तो या तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर कोई सेंटेंस टेम्परेरी एक्शन बताए तो वो इज एम आर आई एन जी में बनेगा, बाकी किसी वर्ब फॉर्म में या बाकी किसी हेल्पिंग वर्ब हैज, है, वॉज, इनमें नहीं बनेगा। या ऐसे समझ लें कि अगर किसी सेंटेंस में इनमें से कोई वर्ड आ जाए, इन शब्दों में से कोई शब्द आ जाए, तो वो शब्द सेंटेंस में रहेगा, उसके हिसाब से आपको सिर्फ इज एम आर आई एन जी में ही सेंटेंस को बनाना, बाकी कहीं सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसके लिए चलिए समझ लेते हैं एग्जाम्पल्स की सहायता से। देखिए एग्जाम्पल है, आई टीच इंग्लिश नाउ। नाउ मतलब फिलहाल, अब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, ये कहना ठीक है, या पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल ये यहां पर गड़बड़ हो गई। ये जो आया था टीच, ये गलत हो गया। मुझे क्या चाहिए, इस वर्ड की डिमांड है, इस जैसे ये सारे वर्ड्स है, इन सभी की डिमांड है, हम में से कोई अगर किसी सेंटेंस में होगा तो मेक श्योर कि वो सेंटेंस इज एम आर प्लस आई एन जी में ही बने। तो ना तो इज एम आर में से कोई आया, अकॉर्डिंग टू आई हमें यहां लिखना चाहिए था एम, और टीच का आईएनजी फॉर्म लगाना चाहिए था जो कि हो गया
टीचिंग, तब जाकर के सेंटेंस सही बनेगा। ये सेंटेंस मान लीजिए अगर ऐसे होता, आई हैव टॉट इंग्लिश, मान लीजिए ऐसे होता, तो इसमें क्या हमें चेंज करना पड़ता, हैव की जगह एम, टॉट को आईएनजी, नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस पूरे सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड ही नहीं आया जो हमें बताए कि टेम्परेरी एक्शन है। इस पूरे सेंटेंस में इनमें से कोई शब्द नहीं आया, ना एक्शन ही ऐसा हो रहा है जो हमें ये बताता हो कि भाई ये जो काम आप कर रहे हो ये टेम्परेरी है। ऐसा कोई आया ही नहीं। देखिए आप, आई हैव टॉट इंग्लिश, इसमें नाउ, राइट नाउ, स्टिल, ऐसा कोई शब्द आया ही नहीं जो टेम्परेरी की ओर इशारा करे। तो इस सेंटेंस में कोई भी गड़बड़ नहीं है। बात सिर्फ ये थी यदि कोई सेंटेंस टेम्परेरी एक्शन बताए। दूसरे शब्दों में, यदि किसी सेंटेंस में नाउ, राइट नाउ, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, प्रेजेंटली, दीज डेज, नाउ डेज, करंटली, इनमें से कोई शब्द आए तो वह सेंटेंस इज एम आर आई एन जी में ही बनेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनेगा, और किसी टेंस में नहीं बनेगा। तो यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट। अब पॉइंट नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमें कहता है नंबर 2, फ्यूचरिस्टिक एक्शन। फ्यूचरिस्टिक कैसा एक्शन? तो बस होने वाला है। फ्यूचर एक्शंस के लिए जनरली, फ्यूचर एक्शन के लिए जनरली आप सबको पता है हम विल और शैल का यूज करते हैं। ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, विल और शैल। अब जब बात आएगी कि ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होते हैं, विल और शैल, फ्यूचर के लिए, सही बात है। लेकिन फ्यूचर एक्शन इज एम आर आई एन जी यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से भी बताया जाता है। कब? इसको समझ लेते हैं। लेकिन 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 यदि लेकिन यदि ऐसा लेकिन यदि ऐसा फ्यूचर एक्शन हो, लेकिन यदि ऐसा फ्यूचर फ्यूचर एक्शन हो जो बहुत जल्द होने वाला है, जो बहुत जल्द होने वाला है, मतलब क्या हुआ? कहता है कि वैसे तो फ्यूचर का एक्शन बताने के लिए जनरली आमतौर पर हम विल और शैल का यूज करते हैं, लेकिन यदि कोई ऐसा फ्यूचर एक्शन हो जो बहुत जल्द होने वाला हो, बहुत ही जल्दी, बस होने ही वाला है, कुछ देर, दिनों में, कुछ घंटों में, कुछ मिनट्स में, तो फिर आप विल शैल का यूज नहीं करते। तो विल शैल नहीं लगेगा। तो फिर विल शैल नहीं लगेगा। इज एम आर प्लस आई एन जी में सेंटेंस बनेगा। तो फिर इज एम आर आई एन जी में सेंटेंस बनेगा। ये बात यहां पर ध्यान रखनी है आपको। अगर फ्यूचर की बात करते, आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, दे विल कम टुमारो, वे कल आएंगे, ये फ्यूचर विल और शैल से आ जाता है। लेकिन ये ऐसा फ्यूचर है जो थोड़ा अनसर्टेन है, जिसका पता नहीं है कि होगा नहीं, लेकिन ऐसा एक्शन जो बस होने ही वाला है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है और डॉक्टर ने पेशेंट की रिपोर्ट देखकर, स्टेटस, करंट स्टेटस देख के बता दिया कि ये 2-4 दिन में मरने वाला है, तो 2, 4, 5, 6 दिन, महीने में वो मैक्सिमम मर जाएगा। ऐसे फ्यूचर एक्शंस की बात कर रहा हूं जो होने ही वाला है।
जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं, और वो निश्चित है, वो डिटरमिन्ड है, वो सर्टेन है कि होगा ही हो। ऐसे फ्यूचर एक्शन को आप जब एक्सप्रेस करते हो, सेंटेंस बनाते हो, तो इस एमआरआईएनजी का यूज फ्यूचर के लिए भी होता है। अब एग्जाम्पल के माध्यम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेंटेंस है जैसे ही विल कम हियर सून, ये आ गया। मान लीजिए ही विल कम हियर सून। इस सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आने का काम होना है, और वो भी कब होना है, जल्दी। तो ये जो सून वर्ड है, इसने बताया कि काम जल्द होने वाला, और कब, फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस हिसाब से गलत है। इसको सही करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में एक वर्ड आया जो बता रहा था कि काम जल्दी होने वाला है। जल्दी होने वाला है तो उसे आप इज एम आर आई एन जी में बनाएंगे, विल शैल में नहीं। तो सही रूप जो बनेगा, सही फॉर्मेट जो सेंटेंस का बनेगा, वो होगा ही इज कमिंग सून, वह जल्दी आने वाला है या आ रहा है। हिंदी आप रहा है में निकाले, आने वाला है या आ जाएगा में निकाले, हिंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट बात यह है कि जो शब्द हमारे पास यहाँ पर आ गया सून, इसने बताया कि एक्शन फ्यूचर में बस होने ही वाला है, मतलब जल्दी होने वाला है। जल्दी होने वाला एक्शन फ्यूचर में आप इज एम आर आई एन जी में बनाएंगे, विल शेयर में नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। दे विल रिटायर टुमारो। अब ये दे विल रिटायर टुमारो, इसमें भी क्या हो रहा है, कल होंगे रिटायर, कल कल होने वाला है रिटायर का एक्शन। तो कल जल्दी है, इसका मतलब यहां पर भी हम, और फिक्स है तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, दे आर रिटायरिंग या गोइंग टू रिटायर, दे आर गोइंग टू रिटायर टुमारो। तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट बनेगा। मान लीजिए इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख लेते हैं, देखिएगा, आई शैल रीच देयर विद इन 2 मिनट्स। ये आ गया, मान आई शैल रीच देयर विद इन 2 मिनट्स। अब ये सेंटेंस भी गलत। कारण क्या हुआ, शैल और रीच गलत, क्योंकि ये कह रहा 2 मिनट के अंदर अंदर मैं पहुंचने का काम करूंगा। तो अगली 2 मिनट में कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, वो इस एम आर आई एन जी में बनना चाहिए। तो हम लिखेंगे आई एम रीचिंग, आई एम रीचिंग देयर विद इन 2 मिनट्स। अगली 2 मिनट के अंदर अंदर मैं वहां पहुंच जाऊंगा या पहुंचने वाला हूं। मान लीजिए आपने देखा आसमान की तरफ और चांसेस हो रखे हैं बारिश के, और आप क्या कहेंगे, इट इज गोइंग टू, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। मतलब क्या हुआ, आप कह रहे हैं कि बारिश होने वाली है, मतलब बारिश होने जा रही है या बारिश होगी। ये सेंटेंस कब बोला जा रहा है, जब क्लाउड आपको दिख रहे हैं, गड़गड़ाहट हो रही है, या मौसम जो बनता है बिल्कुल ब्लैकिश हो गया, हवा रुक गई है, आपको पता लग गया कि आसार है बारिश कभी भी 1-2 मिनट में, 2-4 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में होने वाली। ऐसा फ्यूचर जो अभी नहीं हो रहा, बस अब होने ही वाला है, उसे आप विल शैल में ना बना करके इज एम आर आई एन जी में बनाएंगे, तब वह ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाएगा। तो यहां पर इज और गोइंग की जगह आप अगर विल और शैल लिख दोगे तो सेंटेंस हो जाएगा गलत, इनकरेक्ट हो जाएगा। अभी ये बिल्कुल ठीक है। तो विल शैल फ्यूचर बताते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, बताते हैं, लेकिन ऐसा फ्यूचर बताते हैं जो फिलहाल होने में कुछ ही टाइम है। ऐसा फ्यूचर बताते हैं जो फिलहाल होने में कुछ ही टाइम है और जल्दी होने वाला है, तो इज एम आर का यूज आपको करना पड़ेगा आईएनजी के साथ। विल शैल अनसर्टेनिटी बताते हैं, जैसे अगर मैं कहूं एक दिन राम जरूर मुझे मिलेंगे, अब वो एक दिन कब आएगा, मिलेंगे, बट कब, सर्टेन नहीं है। तो ऐसा फ्यूचर एक्शन जिसका होना सर्टेन है, जल्दी, वो आप इज एम आर आई एन जी में बनाएंगे। आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की ओर, लास्ट पॉइंट इसका बचेगा इस टेंस का।
देखिएगा, पॉइंट नंबर थर्ड देखते हैं, लास्ट पॉइंट है नंबर 3। ये क्या बताता है? पॉइंट नंबर 3 का सीधा सा मतलब है कि भाई आप जब इज एम आर का यूज कर रहे हो तो इज एम आर का यूज कौन सी जगह होता है वो हमने समझ लिया। लेकिन कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि जहां इज एम आर का अननेसेसरी यूज कर दिया, मतलब जरूरी नहीं था, उल्टा वो गलत हो गया। कहां इज एम आर आई एन जी का यूज नहीं होगा, ये भी एक पॉइंट बनता है। तो समझते हैं, किसी सेंटेंस में यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फोर, यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फोर टाइम के लिए टाइम के लिए टाइम के लिए या ये कहें कि प्रेजेंट से पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए आए, तो ऐसा सेंटेंस ऐसा सेंटेंस इज या एम या आर में नहीं बनेगा, इज एम या आर में नहीं बनेगा। इसे समझिए, कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में सिंस हो या फोर हो जो कि टाइम के लिए आए हो, ठीक है, ये भी एक कंडीशन है, तो पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए आए हो या टाइम के लिए आए हो, बात एक ही है। अगर ऐसा हो जाए तो उस सेंटेंस में इज एम आर नहीं आएगा। अब मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश। अब ये सेंटेंस है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। ये सेंटेंस सही है गलत? ये सही है, इसमें कोई कंडीशन आई नहीं, सिंस या फोर आया ही नहीं, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक। लिख दिया जाए, आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स। ये भी सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई कमी नहीं है, ये भी ठीक है। अभी अभी मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फोर किसके लिए आए, टाइम के लिए आए, टाइम के लिए या पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए आए, तो ऐसा सेंटेंस इज एम आर में नहीं बनेगा, गलत हो जाएगा। तो मैं अभी कह रहा हूं कि सिंस फोर नहीं आएगा इज एम आर के साथ ऐसे वाक्य में जिसमें सिंस या फोर में से कोई एक आए। सिंस या फोर वाले ही वाक्य में, सेम सेंटेंस में इज या एम या आर तीनों में से कोई नहीं आएगा। लेकिन ध्यान रहे, मैं टाइम की बात कर रहा हूं और वहां पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने की बात हो रही है। आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स, मैं विद्यार्थियों के लिए इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। इसमें फोर तो आया, लेकिन क्या उस फोर ने टाइम बताया? नहीं बताया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगर गलत की बात की जाए तो समझ लेते हैं, देखिए, अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, ये आ जाए मान लीजिए। अब ये सेंटेंस आप ध्यान से पढ़ें, यदि किसी सेंटेंस में सिंस या फोर में से कोई एक आ जाए, वो भी टाइम के, टाइम का मतलब पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, अगर ऐसा कुछ हो, जैसे आई एम टीचिंग, काम क्या हुआ? टीचिंग का। ये जो टीचिंग का काम है ये कब चल रहा है? 12 साल से, यानी शुरू कब हुआ? आज से 12 साल पहले, आज से 12 इयर्स पहले मैंने पढ़ाना शुरू किया। और अभी प्रेजेंट में, यानी कि फिलहाल भी, प्रेजेंट में फिलहाल अभी, अभी भी ये काम मैं कर रहा हूं, तो ये क्या हुआ? पास्ट से प्रेजेंट का जुड़ाव। तो ये सेंटेंस जो था वो
इज या एम या आर में से एम में बना, इसी में फोर या सिंस में से फोर आया, वो भी टाइम के लिए आया, तो कहता है कि ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ये वाला सेंटेंस भी हमारा गलत है। ये दोनों के दोनों ठीक थे। इसमें तो सिंस फोर आया ही नहीं, इसमें आया फोर लेकिन उसने टाइम नहीं बताया, इसमें फोर आया और उसने टाइम भी बताया, इसलिए सेंटेंस गलत। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए मान लीजिए सेंटेंस है वी आर वेटिंग फॉर यू। आप बताइए, वी आर वेटिंग फॉर यू। मैंने कहा इज या एम या आर सेंटेंस में हो, उसी सेम सेंटेंस में सिंस या फोर, सिंस भी नहीं फोर भी नहीं, टाइम के लिए आ नहीं सकता। यदि ऐसा हो गया तो आपका जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। तो ये सेंटेंस गलत हो गया हमारा, इसमें फोर आ गया और वो भी टाइम के लिए आ गया। ध्यान से समझें, फोर फोर जो है वो टाइम के लिए नहीं आया, ठीक है। जो फोर का यूज हमने किया वो टाइम के लिए किया ही नहीं है। इसीलिए जब आप पढ़ेंगे वी आर वेटिंग फॉर यू, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं, इज एम आर में से आर तो आया और वहां फोर भी आया, लेकिन उसने टाइम नहीं बताया। जब टाइम बताता तो ऐसे बताता, इतने दिन से उतने दिन से, पास से प्रेजेंट तक, इतने महीने से, इतने सालों से, इतने मिनट से, इतने आवर्स से, ऐसा कुछ नहीं था, तो सेंटेंस बिल्कुल ठीक था। लेकिन अगर यही सेंटेंस, सेम सेंटेंस यही वाला अगर ऐसे आ जाए, वी आर वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours या फॉर 3 days, फॉर 1 week, फॉर 13 years, 10 years, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो ध्यान दें कि ऐसे सेंटेंस को जब आप बनाओगे, जब देखोगे, ये गलत हो जाएगा। वी आर वेटिंग फॉर यू तक तो ठीक था, लेकिन ये जो फोर आया इसने क्या बताया, से, कब से, 2 घंटे से, 3 घंटे से, आधे घंटे से, 2 मिनट से, 3 दिनों से, 1 सप्ताह से, 10 साल से, 13 सालों से, ये सारा ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये जो फोर आया इसने टाइम बताया। तो लास्ट पॉइंट बहुत सॉलिड है यहाँ पर कि यदि किसी सेंटेंस में टाइम के लिए सिंस या फोर में से कोई एक आएगा सेंटेंस में, और वो सेंटेंस आपका इज और एम या आर में है, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। यहां तक का किस्सा आपको समझ में आया होगा। अब पॉइंट आता है कि अगर किसी सेंटेंस में ऐसा कुछ आए, सिंस फोर या इज एम आर ये आ जाए, तो ये गलत हो गया, सही बात है भाई, गलत हो गया। लेकिन इसको सही कैसे किया जाए? तो इसको सही करने का तरीका आप समझते हैं, देखिएगा। अगर सेंटेंस में इज या एम या आर में से कोई एक चीज है और सिंस या फोर में से, दोनों में से भी एक है जो कि टाइम भी बता रहा है, तो अल्टीमेटली सेंटेंस आपका इवेंचुअली गलत हो चुका है। उसे सही करने का तरीका क्या है? अब उसे सही करने के तरीके पे चलते हैं, चर्चा करते हैं, बात करते हैं, देखिएगा। तो यदि किसी सेंटेंस में सिंस फॉर टाइम के लिए आए, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ने के लिए आए, तो ऐसा सेंटेंस इज एम आर में नहीं बनेगा। यदि इज, यदि इज एम या आर के साथ सिंस या फोर, और वो भी ध्यान रहे टाइम के लिए आए, तो सेंटेंस का, तो सेंटेंस का इज या एम या आर, सेंटेंस का इज एम या आर वाला हिस्सा रॉन्ग होगा, रॉन्ग होगा, उसे चेंज या ये कहें कि करेक्ट किया जाएगा। अब अगर ये बात बड़ी सिंपल होती, मैंने कहा एक सेंटेंस बना है इज या एम या आर में, जैसे मान लीजिए सेंटेंस बना हमारा, दे आर वर्किंग फॉर एन आवर या 1 hour, ये लिख दिया। अब सेंटेंस लिख दिया, तो सेंटेंस मैंने बताया इज एम आर में से कोई भी एक आए, उसी में सिंस या फोर टाइम के लिए आए, तो सेंटेंस गलत। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस गलत हो गया। एग्जामिनर आपको देता है पार्टीशन में, मान लीजिए ये ए पार्ट आ गया,
ये बी पार्ट आ गया और ये आपका सी पार्ट। डी पार्ट आपको बोल दिया जाएगा कि हो सकता है सेंटेंस में कोई एरर ना हो, तो ये डी पार्ट आ गया। अब यहां एरर तो बन गया, अब समस्या ये है इसको सही कैसे किया जाए। तो देखिए सही करते हैं, दे आर वर्किंग फॉर एन आवर, या 1 घंटे से वो काम कर रहे हैं, तो सेंटेंस गलत है। लेकिन सेंटेंस सारा गलत नहीं है, एक हिस्सा गलत है, तो इसको सही करने के लिए हम क्या करें, सिंस और फोर जो है, फोर है उसको हटा दें, नहीं, सिंस फोर यही रहेगा। तो यदि इज एम आर के साथ सिंस फोर टाइम के लिए आए तो सेंटेंस का इज या एम या आर वाला जो हिस्सा है, तो इसमें यही एक पॉइंट आपको ध्यान रखना था, दे आर वर्किंग फॉर एन आवर। अब क्वेश्चन ये है कि ये एग्जाम्पल आ गया एग्जाम के अंदर, अब इसे करेक्ट कैसे किया जाए, ये इसमें गड़बड़ क्या है, कौन सा हिस्सा आप चुनेंगे कि भाई गलत है। तो देखिए ध्यान से, ये इस सेंटेंस को सही करने का ये तरीका नहीं है। कभी आपने सोचा कि सर आपने बताया अगर किसी सेंटेंस में सिंस या फोर आ गया, सिंस और फोर में से कोई एक, और वो सेंटेंस इज एम आर में बना है, तो सेंटेंस गलत है, पूरा नहीं है। पहली बात तो पूरा गलत नहीं है, कोई हिस्सा गलत है। फिर उसको सही करने के लिए सर सिंस और फोर आ गया इसीलिए तो गलत है, क्यों ना सिंस और फोर को ही हटा दे, सिंस फोर नहीं हटेगा। अगर मैं इस सेंटेंस से फोर को यहां हटा भी दूं, मान लीजिए मैंने हटा दिया, दे आर वर्किंग 1 आवर, गलत है अभी भी वो, यानी कि सिंस फोर तो अपनी जगह ठीक है। अब आपने करना क्या है, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो आप क्या करेंगे, जो आपका सेंटेंस है वाक्य से वाक्य से सिंस या फोर को न हटाएं। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि सिंस और फोर ही दिक्कत कर रहा है इसी को हटा, नहीं, वाक्य में सिंस फोर को ना हटाएं, बल्कि बल्कि क्या करें, इज या एम या आर, इज एम या आर में से जो भी दिया है, इज या एम या आर की जगह, इज या एम या आर जो दिया उसकी जगह हैज बीन या हैव बीन का यूज करें। ये पॉइंट बनता है एक्चुअल में। अगर आपके पास सेंटेंस है जिसमें सिंस या फोर में से कोई आ गया और वो टाइम के लिए आ गया, सेंटेंस इज एम आर में है, तो आप सिंस फोर को ना हटा करके इज या एम या आर की जगह हैज बीन या हैव बीन अकॉर्डिंग टू सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट यूज करेंगे, ये बनेगा पॉइंट। अब इसी की अगर मैं बात करूं तो यहां फोर बिल्कुल ठीक है, फोर की कोई गड़बड़ नहीं, कोई गलती नहीं है, फोर यहां पर वैसे ही लिखा जाएगा, फोर है। लेकिन गलती क्या हो जाएगी यहां पर, गड़बड़ क्या हो गई कि इज एम आर वाले वाक्य में सिंस फोर टाइम के लिए नहीं आ सकता, तो क्या कहता है, सिंस फोर को ना हटाएं बल्कि इज एम आर की जगह हैज बीन हैव बीन लगाएं, तो आर की जगह मैं लिख दूंगा बीन हैव बीन, ये सेंटेंस सही हो जाएगा और आंसर बनेगा आपका पार्ट ए। आप ए को क्लिक करेंगे, ए का सर्कल क्लिक करेंगे, सी में नहीं जाएंगे। अब इसी पॉइंट को हम एग्जांपल्स के माध्यम से एक बार समझ लेते हैं। देखिए, तो हमारा जो सेंटेंस है बहुत सिंपल सेंटेंस है कि इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस में हमने लिखा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, अब हैज बीन आ गया, लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं, इट इज रेनिंग, इतना, इट इज रेनिंग सेंटेंस इज या एम या आर में बना है, उसी में सिंस फोर आएगा टाइम के लिए, तो गलत। इज एम आर में से इज में बना, लेकिन इसमें सिंस नहीं आया, फोर भी नहीं आया, यानी सेंटेंस ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। ये वाला सेंटेंस है इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो अगर मैं हैज बीन की जगह इज या एम या आर अकॉर्डिंग टू इट, तो इज ही आएगा, लगा दो, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट इज रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सेंटेंस हो गया गलत। कारण
ऐसा वाक्य जो इज या एम या आर में बना और साथ में सिंस या फॉर टाइम के लिए आया है, वो सेंटेंस गलत है। सही करने का तरीका कि आप सिंस फॉर को ना हटाएं बल्कि इज एम आर की जगह हैज बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करें, तो ये बनेगा सही रूप से इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, जो कि ये था, यानी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट बना था। तो जो पॉइंट क्रिएट होता है वो पॉइंट ये क्रिएट होता है तो अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझें, मान लीजिए वी हैव बीन राइटिंग फॉर 2 वीक्स, हम 2 सप्ताह से लिख रहे हैं। इसी को अगर मैं लिख दूं वी आर राइटिंग फॉर 2 वीक्स, और अगर ऐसे लिख दिया जाए वी हैव बीन राइटिंग और वी आर राइटिंग, इन दोनों सेंटेंस में और इन दोनों सेंटेंस में अगर हम पेयर वाइज चलें तो देखिए वी हैव बीन राइटिंग फॉर 2, अब हैव बीन हैज बीन कब आता है? जब सेंटेंस में सिंस या फॉर में से कोई एक हो टाइम के लिए, तो सेंटेंस करेक्ट हुआ। वी आर राइटिंग फॉर 2 वीक्स, इज एम आर नहीं आता है जब सेंटेंस में सिंस या फॉर में से कोई भी हो। फर्स्ट सेंटेंस करेक्ट था, सेकंड गलत। यानी अगर हम हैज बीन या हैव बीन दोनों में से किसी की भी बात करें तो ये किसके साथ आ रहे हैं? सिंस और फॉर के साथ। ये बात बिल्कुल सही है, ये सही है। और इज एम आर अगर बात करें, इज एम आर किसके साथ आ रहा? इज एम आर की यदि बात करूं तो इज एम आर सिंस या फोर के साथ यदि आएगा तो बात गलत हो जाएगी। सिंस या फोर का यूज टाइम के लिए ऐसे वाक्य में करना जिसमें इज एम आर आए हो गलत है, लेकिन सिंस फोर का यूज टाइम के लिए ऐसे वाक्य में करना जिसमें हैज बीन या हैव बीन में से कोई एक आया, वो बात सही है। यही टेक्निकलिटी हमें यहां पर ध्यान रखनी थी। वी हैव बीन राइटिंग, अब ये सेंटेंस हैव बीन में बना है। हैव बीन में अगर सेंटेंस है तो वहां कायदे से सिंस या फोर में से एक होना चाहिए, क्योंकि इज एम आर के साथ सिंस फोर नहीं आ सकता, हैज बीन हैव बीन के बिना सिंस फोर नहीं आ सकता। आपके वाक्य में यदि इज एम आर है तो वहां सिंस फोर नहीं होने चाहिए, उल्टा कह लें यदि आपके वाक्य में सिंस या फोर में से कोई एक है टाइम के लिए, वहां इज एम आर नहीं हो सकता। लेकिन यदि आपके वाक्य में सिंस या फोर में से कोई भी एक है, सिंस या फोर में से कोई भी एक है टाइम के लिए, तो फिर वो वाक्य हैज बीन हैव बीन में बनेगा, फिर वो इज एम आर में नहीं बनेगा। ये बात है बड़ी सिंपल। हमने हैव बीन का यूज तो कर दिया लेकिन सिंस फोर नहीं किया, तो ये वाक्य भी गलत। तो बिना सिंस और फोर के हैव बीन हैज बीन नहीं आता, बल्कि क्या आता है? इज एम आर। ये कहता वी आर राइटिंग, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें इज एम आर आया, आर आया, सिंस फोर टाइम के लिए आया ही नहीं। अगर आर के साथ, इज के साथ, एम के साथ सिंस या फोर टाइम के लिए आता तो ग्रामेटिकली सेंटेंस गलत माना जाता। अभी सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। यहां अगर मैं इस पॉइंट को ऐसे समझूं कि भाई पॉइंट वाइज अगर हम समझें, जैसे कि देखिए इज एम या आर प्लस सिंस या फोर, जबकि ये क्या बताए? टाइम। ये इतना हिस्सा अगर मैं कहूं तो ये क्या हो जाएगा? गलत। और अगर लिख दिया जाए हैज या हैव, उनके साथ आ जाए बीन और फिर सिंस या फोर टाइम बताएं, दोनों में से कोई भी एक, तो ये जो फॉर्मेट हो जाएगा ये हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है। और अगर इज एम आर के साथ सिंस फॉर टाइम के लिए आ गया तो गलत। हैज बीन हैव बीन बिना सिंस फॉर के आ गया तो भी गलत। तो ये पॉइंट आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया
इज एम आर के साथ सिंस फॉर टाइम के लिए नहीं आएगा, वाक्य गलत हो जाएगा। और हैज बिन हैव बिन हमेशा सिंस और फॉर के साथ आएगा, उसके बिना भी वाक्य गलत हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टेंस की ओर। नेक्स्ट टेंस जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आप जैसे कि अभी तक हमने सीखा है इस टेंस को, उसी के अलावा कुछ एक चीजें होती हैं, इंपॉर्टेंट टेंस होता है। तो चलिए नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। देखिए टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या तो हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं हैज और हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब आए, उसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए, और उसी सेंटेंस में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी आए। तो या तो मैं ये कहूं कि हम सीखने जा रहे हैं कि कब कब कौन कौन सा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट माना जाएगा हैज बीन, हैज और हैव V3 के साथ, या ये कहूं कि कौन से सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही करेक्ट माने जाएंगे। बात एक ही है, प्रेजेंट परफेक्ट कब यूज होगा या हैज और हैव प्लस V3 कब यूज होगा सेंटेंस बनाने के लिए, एक ही बात है। अब फर्स्ट पॉइंट की बात सुन लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि भाई यदि यदि किसी सेंटेंस यदि किसी सेंटेंस से रीसेंट पास्ट एक्शन, रीसेंट पास्ट एक्शन का मतलब क्या हुआ, हाल फिलहाल में हुआ एक्शन। तो यदि किसी सेंटेंस से रिसेंट पास्ट एक्शन या हाल फिलहाल में हुआ एक्शन का बोध हो, पता चले, बोध हो मतलब पता चले, तो ऐसा सेंटेंस हैज, हैव प्लस V3 में बनाया जाएगा, में बनाया जाएगा। इसे समझते हैं। यदि किसी सेंटेंस से रीसेंट पास्ट एक्शन या हाल फिलहाल का एक्शन मतलब जो अभी एक्शन हुआ है ऐसा कोई एक्शन पता चले तो, या उसका बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को आप बनाने के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट या सेकंड या आईएनजी एससीएस का यूज वर्ब का नहीं करेंगे, केवल थर्ड फॉर्म आएगी। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप डू नहीं लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे, इज एम आर नहीं लगाएंगे, वॉज वर नहीं लगेगा, विल शैल नहीं, आप हैज या हैव में से कोई एक वर्ब का चुनाव करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। तो कहता है कि अगर ऐसा कोई सेंटेंस है तो ध्यान रहे आप क्या यूज करेंगे, आप यूज करेंगे हैज और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत ही सिंपल सी बात है, या तो ऐसे समझ लें या ऐसे समझ लेते हैं इस पॉइंट को, या फिर यदि यदि किसी यदि किसी सेंटेंस में निम्न शब्द हो, निम्न शब्दों में से कोई हो, निम्न शब्द हो, निम्न शब्द निम्न शब्द हो, तो वह सेंटेंस, निम्न शब्द हो तो वह सेंटेंस हैज, हैव प्लस V3 में बनेगा। ऐसे समझ सकते हैं, बात वही है। यदि किसी सेंटेंस में रीसेंट पास्ट एक्शन की बात, हाल फिलहाल में कोई एक्शन हुआ है, बहुत पुराना नहीं हुआ है, 2 दिन पहले, 2 मिनट पहले, 2 सेकंड पहले, अभी अभी कोई एक्शन हुआ है, उसका पता चले तो हैज और हैव V3 में आएगा, इज एम आर वॉज वर कोई नहीं आएगा।
या दूसरे शब्दों में ये कहें कि यदि किसी सेंटेंस में निम्न में से कोई शब्द हो, निम्न शब्द हो जो अभी मैं लिखने जा रहा हूं, तो भी हैज अ V3 का यूज आप उस सेंटेंस को बनाने के लिए करेंगे, और कोई वर्ब या हेल्पिंग वर्ब्स नहीं आएंगे। वो शब्द क्या क्या हैं? जैसे येट, अगर किसी सेंटेंस में येट दिखे तो समझ जाइएगा वो सेंटेंस हैज हैव V3 में बनेगा, और कोई वर्ब फॉर्मेट में नहीं बनेगा, टेंस में नहीं बनेगा। फिर आ गया जस्ट, अगर जस्ट भी दिख जाए तो हैज हैव V3 में बनेगा। अगर दिख जाए अप टू द प्रेजेंट, अप टू द प्रेजेंट का मतलब अभी तक। अगर दिख जाए सो फार, अभी तक। अगर दिख जाए एवर, अभी कभी। अगर दिख जाए नेवर, कभी नहीं। अगर दिख जाए अप टिल नाउ, अप टिल नाउ तो अभी या अभी तक। ये सारे ही शब्द क्या बता रहे हैं कि कोई काम अभी तक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो रीसेंट पास्ट एक्शन बता रहे हैं, बहुत पुराना पास्ट नहीं, हाल फिलहाल का पास्ट बता रहे हैं। तो ये शब्द हैं। इसके अलावा कई बार एक फ्रेज बहुत यूज होता है एग्जाम में, कई बार देखा गया है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। इसका मतलब हुआ हाल ही में बीते हुए कुछ दिनों के दौरान, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, हाल ही में बीते हुए कुछ दिनों के दौरान। कई बार यहां डेज की जगह आ सकता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू वीक्स, कई बार आ सकता है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, मंथ्स भी आ सकता है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स तक भी आ चुका है एग्जाम में। ये एक फ्रेज है, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, वीक्स, मंथ्स, ये बताता है कि हाल ही में बीते हुए कुछ दिनों के, कुछ सप्ताहों के, कुछ महीनों के दौरान कोई ये ऐसा ऐसा एक्शन घटित हुआ है। तो इसे समझने के लिए आप एग्जाम्पल्स के थ्रू ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल ही हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट की। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, यदि किसी सेंटेंस से आपको रिसेंट पास्ट एक्शन पता चले या आपको ना पता चले, तो या के बाद मैंने लिखा है यदि किसी सेंटेंस में निम्न में से ये वाले जो शब्द है, ये अगर शब्द मिल जाएं, तो समझ लीजिएगा कि इन शब्दों का आना सेंटेंस में इस चीज का प्रमाण है कि वो सेंटेंस करेक्ट तब माना जाएगा जब आप उसे हैज हैव या V3 में बनाए। कहीं और यदि आप बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत हो जाएगा सेंटेंस ग्रामेटिकली। तो चलिए समझते हैं, देखिएगा, तो समझ लेते हैं इसे, देखिएगा। He did not come here yet. You had just reached here. The company improved its position during the last few days. इसको समझते हैं, देखिएगा। He did not come here yet. अब बात हुई कि जो वर्ड्स हमने अभी अभी लिखे थे उनमें येट भी था, ये रहा, उन्हीं में जस्ट भी था, उन्हीं वर्ड्स में ये फ्रेज ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, ईयर्स, ये भी था। वो सारे ही वर्ड्स क्या कह रहे थे? उन सभी शब्दों का कहना था कि यदि हम में से कोई किसी सेंटेंस में आ जाए, तो आने के बाद आप उसे सेंटेंस को हैज हैव V3 के अलावा और कहीं नहीं बनाएंगे। अगर बना है तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो हमने देखा, याद किया, येट एक वर्ड था। क्या डिमांड थी? येट। येट कहता है कि मैं अगर वाक्य में हूं, मैं अगर सेंटेंस में हूं, तो वो सेंटेंस हैज या हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब लेगा अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, प्लूरल, सब्जेक्ट, और मेन वर्ब जो क्रिया चल रही है वो थर्ड फॉर्म में आएगी, ना फर्स्ट फॉर्म, ना सेकंड फॉर्म, ना आईएनजी, ना एसईएस। येट ने कसम खाई, येट ने तो कसम खाई कि भाई मेन वर्ब जो काम चल रहा है थर्ड फॉर्म में होना चाहिए। काम क्या चल रहा है सेंटेंस में? मेन वर्ब क्या है? कम। और कहता है कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव होनी चाहिए थी, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या आ गई? डिड। इसका मतलब सेंटेंस गलत है।
डिड की जगह आप हैज हैव में से ही के अकॉर्डिंग क्या चुनेंगे, हैज। जैसे आप हैज चुनेंगे, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म भी कम होती है, सेकंड केम होती है, थर्ड फॉर्म अगेन फर्स्ट की ही तरह कम होती है, सेम होती है फर्स्ट और थर्ड दिखने में, कम केम कम। तो हम कम को यहाँ पर थर्ड मान लेंगे और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही कसम जस्ट ने भी खाई। जस्ट ने क्या कहा, यदि किसी सेंटेंस में मैं जाऊंगा तो वो सेंटेंस कहां बना होना चाहिए, हैज और हैव में से एक हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मेन जो मुख्य क्रिया है, जो एक्शन है, वो थर्ड फॉर्म में होगा, ना फर्स्ट में, ना सेकंड में, ना आईएनजी, ना एसएस। तो जस्ट की ये जो कसम थी ये भी गड़बड़ हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ गई, लेकिन हेल्पिंग वर्ब उसने कहा था हैज या हैव में से ही, यहाँ पर तो हैड आ गया, तो ये गलत। तो यहां हम क्या लिख देंगे, यू के अकॉर्डिंग हैव, हैड हट जाएगा। फिर आया कि द कंपनी इंप्रूव्ड इट्स पोजीशन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। अब ये जो पूरा फ्रेज था ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, मैंने बताया इसकी जगह मंथ्स दे सकता है एग्जामिनर या ईयर्स दे सकता है एग्जामिनर आपको, उसने डेज दिया। इस पूरे फ्रेज ने भी कसम खाई थी कि भाई मैं अगर सेंटेंस में हूंगा तो वहां मेन वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगाओ, फर्स्ट सेकंड आईएनजी एसएस मत लगाओ, और हैज या हैव में से कोई एक सब हेल्पिंग वर्ब लगाओ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। द कंपनी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज हेल्पिंग वर्ब, जो कि नहीं था। द कंपनी हैज, और इम्प्रूव्ड पहले सेकंड थी, अब क्या मान ली जाएगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि दिखने में सेम है। तो इस सेंटेंस में ये गड़बड़ थी। अब मान लीजिए जब सेंटेंस आप करेक्ट कर रहे हैं और उस करेक्शन वाले सेंटेंस में मान लीजिए ऐसा कोई एग्जांपल आ गया, जैसे शी हैज कंप्लीटेड द टास्क, शी हैड या शी हैज कंप्लीटेड द टास्क जस्ट 2 मिनट्स अगो। अब आप सोचे सर आपने बताया जस्ट आ गया तो हैज हैव V3 में बनना चाहिए सेंटेंस, तो ठीक है। ये जो वर्ड आया ये आगे हम सीखेंगे, ये पास्ट का वर्ड है और ये रिसेंट पास्ट नहीं है। फिलहाल ये वाक्य ग्रामेटिकली गलत है, इसमें से हैज हटेगा। कारण सर यहाँ तो जस्ट भी अगो भी, तो ये हम सीखेंगे कि कब कौन से दो अलग अलग ऐसे वर्ड आएंगे। जैसे अगो की अपनी डिमांड है कि मैं पास्ट बताता हूं, लेकिन जिस सेंटेंस में मैं हूं वहां वो की सेकंड फॉर्म चाहिए मुझे। जस्ट का कहना है कि मैं पास्ट बताता हूं लेकिन मुझे हैज हैव V3 चाहिए, हैज के या हैव के साथ V3 चाहिए। तो अलग अलग दो कैटेगरी के वर्ड्स है। एक वर्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहता है सेंटेंस में बना हो, एक वर्ड चाहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म बनी हो, यानी कि सेकंड ना हो। तो ऐसा होने पर क्या, कब डील करना है, कैसे डील करना है, ये हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको ये समझना है फिलहाल के लिए कि हैज V3 में सेंटेंस कब बनेगा। तो ये पॉइंट हमारा यहां पर कंप्लीट हो जाता है। इसने हमें बताया कि हैज V3 में सेंटेंस कब बनेगा, जब आपके पास ऐसे वर्ड्स हों जो रिसेंटली हैपेंड पास्ट एक्शन को बताएं, या आपका सेंटेंस ही क्या बता रहा हो कि कोई अभी अभी पास की घटना घटी है, उसे एक्सप्रेस करने के लिए हैज V3 में सेंटेंस को बनाएं। नहीं बनाएंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, बहुत स्पष्ट सी बात है। यहां तक हमने सीख लिया है, और यहां तक की क्लास में हमने 3 इंपॉर्टेंट टेंस खत्म कर दिए हम आइडिया। तो नेक्स्ट क्लास जब हम लेंगे तो नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना है आपको, ये पॉइंट्स जो आपने अभी तक यहां पर सीखने की कोशिश करी है, ये आधार रहेंगे, ये बेस रहेंगे। अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो फिर अगली क्लास में आपको दिक्कत आएगी, परेशानी आएगी। तो वीडियो को तरीके से पॉज करके और एक भी पॉइंट को बगैर मिस किए आप समझें, वीडियो को देखें, और जहां पर जो डाउट रहता है उसे कमेंट में हमें बताएं, तो हम आपको उससे रिलेटेड जो डाउट आपको आया उसको भी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से अगली कक्षा में। इसी के साथ नमस्कार।